नमस्ते। आज हम एक ऐसे खूबसूरत व्यक्ति से मिलने वाले हैं जो अ, ना ही दिखने में बट ऑल्सो काम करने में और मन से बहुत खूबसूरत है। एंड अगर मैं देखूं, अगर मैं बात करूं तो जब आप एडिक्ट्स के बारे में सुनते हैं तो आपका पहला रिएक्शन होता है कि चलो दूर भागते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं। आप उनसे अपने बच्चे, अपनी फैमिली से ज़्यादा दूर करते हैं, वो कैसे हमारे साथ बिहेव करेगा मालूम नहीं है। लेकिन आज अ, मुग्धा जी है जो हमारे साथ है। वो एक्चुअली ना ही केवल एडिक्ट्स का दर्द जानती है, बल्कि वो उनको मदद करती है। वो एक काउंसलर है मुक्तांगण में। मुक्तांगण एक संस्था है पुणे में जो स्पेशली एडिक्ट्स के साथ काम करती है। उनका कई सालों से, करीबन 25-30 साल से ये संस्था चल रही है और बहुत सारे लोग वहाँ से ठीक होके वापस घर गए हैं, वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। अ, ये बहुत छोटी चीज नहीं है। ऐसे लोग जिनको पूरी सोसाइटी घृणा करती है, उनके साथ रहना, उनके तकलीफों के साथ रहना, वो डेफिनिटली एडिक्ट लोग, उनके बाकी व्यवहार भी ठीक नहीं होते हैं। उनके साथ समझ के उनको इम्प्रूव करना, वो सब चीजें वो करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो और भी बहुत सारी चीजें करती है। सिंगिंग करती है डेफिनेटली। और कई हफ्तों में, वीकेंड्स में मैंने ये भी देखा है कि वो प्लांटिंग करने के लिए जंगलों में, पहाड़ों पे जाती है। पहाड़ों पे जाके वहां से प्लास्टिक का कचरा जमा करती है। दैट कुड बी अ वीकेंड आउटिंग, वेकेशन फॉर अ फैमिली। ये खुद में ही जानने के लिए बहुत ही अच्छी चीज लगती है। लेकिन वैसी जिंदगी वो जी रही है। तो चलते हैं मुग्धा जी के पास। सो मुग्धा जी, आप थोड़ा समझा देंगे आप एग्जैक्टली करती क्या है, कैसे करती है? थैंक यू मिलिन। अ, अ, जो सब आपने बोला वो आई एम फ्लैटर्ड, उसमें से थोड़ा करती हूँ। अ, या जो काम करती हूँ वो बेसिकली मैं एडिक्ट्स के साथ काम करती हूँ। ये जो मुक्तांगन संस्था है, ये संस्था व्यसन मुक्ति के लिए काम करती है। सो व्यसन अलग अलग तरह तरह के होते हैं। अल्कोहल का हो सकता है या फिर कोई भी सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है। हाँ, मैं 10 साल से इस संस्था के साथ काम कर रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि जब किसी इंसान के साथ काम करते हैं ना, तो उस व्यक्ति का इंसान होना मायने रखता है। और ये जो व्यसन है वो तो कुछ गलत डिसीजन है, बराबर। जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं या ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे लोग हेल्पलेस हो जाते हैं और शायद व्यसन के जंजाल में फंस जाते हैं। सो मेरे काम के बारे में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि किसी व्यक्ति का इतना हेल्पलेस होना, हतबल होना और उस हतबलता से बाहर निकलने के लिए बहुत सारा प्रयास करना, ये देखना बहुत सुंदर है कि हर एक व्यक्ति की कामना होती है, इच्छा होती है। दिस इज द बेसिक इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन टू सर्वाइव। हाँ, सो व्यक्ति के अस्तित्व का वही पर्पस होता है ना, रीजन होता है वो। बिल्कुल। सो कोई भी व्यसनी चाहता नहीं है वो व्यसन में ही अपनी जिंदगी बिताए। हर एक व्यक्ति बाहर आना चाहता है, लेकिन व्यसन ही ऐसे होता है कि ये काम ही बहुत मुश्किल होता है हर व्यक्ति के लिए। सो जब वो हमारे साथ रहते हैं, हर एक व्यक्ति जब पेशेंट एडमिट होते हैं तो 1 महीने के लिए वो हमारे साथ होते हैं। तो ये बहुत सुंदर होता है देखना कि 1 महीने में इतना सा अपनी राई जैसी इतनी इतनी छोटी इतने छोटे बदलाव व्यक्ति में
आते हैं, लेकिन वो आते जरूर है। सो ऐसे भी हो सकता है कि एक एडमिशन में ये सफल ना हो। सो बहुत सारे एडमिशन्स हो सकते हैं, 20-30 एडमिशन्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो डेडिकेशन होता है यार इंसान का अच्छी जिंदगी जीने का, हाँ, ये जो गोल होता है वो देखना बहुत सुंदर है ये। सो आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई दिस वर्क इज सो एंजॉयबल। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर मैं थोड़ा सा एक परत और बाहर निकालूं, आप किस तरह से इन लोगों के साथ काम करते हैं? इसमें बदलाव जो होता है, वो बदलाव किस तरह से लाया जाता है? What is the process? Yeah, the process is very simple. So basically it's a residential program, और residential इसलिए है कि हम we can't even think about कि एक व्यसनी इंसान कितने डेप्थ तक उस व्यसन में अटका हुआ होता है। वी रियली कांट। सिनेमा या मूवीज में जो देखते हैं वो अलग है, लेकिन एक्चुअल जब हम उनके फैमिलीज से मिलते हैं, उनकी हालात देखते हैं, सो इट्स एक्सट्रीमली पेनफुल। सो ये जो 1 महीना हमारे साथ रहते हैं, तो उस 1 महीने का ये भी सिंपल मकसद हो सकता है कि 1 महीने के लिए उनके शरीर में अल्कोहल या जो भी सब्सटेंस है वो नहीं जा रहा, हाँ, या फिर अच्छी तरह से खाना जा रहा है। तो ये भी बहुत अहम बात हो सकती है, जो आपके लिए या मेरे लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन उनके लिए वो बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। सो बेसिक इंटेंशन of this treatment is completely व्यसन बंद होना चाहिए। That's the main goal of the treatment. ट्रीटमेंट के 3 हिस्से होते हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, हाँ, दूसरा काउंसलिंग ये प्रोसेस होता है, और साइको एजुकेशन होता है। जब हम पैदा होते हैं तो हमें कोई सिखाता नहीं है कैसे बर्ताव करना है, कैसे शब्द सीखने हैं, कौन से अच्छे कौन से बुरे हैं। आई थिंक अच्छी बातें ही हम लोग सीखते हैं, लेकिन जब हमें सिखाने लगते हैं सब, हमारी सिस्टम जो लर्निंग प्रोसेस होती है वो किसी भी बच्चे को वो फ्रीडम नहीं देती कि अपने आप सीखो, ये फ्रीडम नहीं होता है। तो ये यहाँ पे सब लर्निंग जो प्रोसेस होती है, वहां पे सारे प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है। हाँ, आई डोंट वांट टू ब्लेम एजुकेशन सिस्टम और लर्निंग सिस्टम, बट थिंग इज, आई थिंक उस छोटी सी उम्र में हम लोग सीख जाते हैं कि वी कैन बी इन चार्ज ऑफ आवर लाइफ। सो चार्ज किसी को देना इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। हाँ, सो ये बेसिक कोर रीजन हर एक इंसान के दुख का होता है ना, और एक दुख के ऊपर दूसरा दुख, तीसरा दुख, चौथा दुख, और बहुत सारे दुख होने के बाद इंसान थक जाता है और खुद का बचाव करना चाहता है। सो व्यसन क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म जैसा है वो। हाँ, कोई भी हमें अटैक करे तो किसी तो तरह से हम खुद का बचाव करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन पहले दिन से हम बचाव करना नहीं चालू कर देते। बहुत सारी क्षमताएं हमारी इस्तेमाल करते हैं उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, लेकिन जब थक जाते हैं, हतबलता जब हावी करती है हम पर, तब हम किसी व्हाट यू से डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना चालू कर देते हैं, ये सब्सटेंस जैसे मैकेनिज्म का। सो काउंसलिंग प्रोसेस में, साइको एजुकेशन प्रोसेस में अनलर्निंग प्रोसेस होना बहुत जरूरी होता है। अनलर्निंग प्रोसेस और लर्निंग न्यू मैकेनिज्म्स टू डील विथ योर ओन लाइफ। छोटी छोटी बातें जो हमें जन्म से पता है वही सिखाते हैं। पॉजिटिव रहना चाहिए है, हमें बचपन में किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन जिस बात पे मैं पॉजिटिव बात से मैं पॉजिटिव महसूस करवाती हूँ खुद को, वो पॉजिटिव है ही नहीं, ये शायद हमारे आजू बाजू के लोग हमें सिखाते हैं, फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, बराबर। सो ये जो लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस के साथ अनलर्निंग प्रोसेस भी होना जरूरी होता है। हर एक इंसान बचपन से बहुत सारे लेबल्स खुद को चिपका के बड़ा होता है। मैं झूठा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, या मैं आलसी हूँ, मैं कुछ करना नहीं चाहती, मैं कुछ काम की ही नहीं हूँ। बहुत सारे लेबल्स हो सकते हैं, और उन लेबल्स को हम सच मानना चालू कर देते हैं,
और ये जब लेबल के सहित जीना चालू करते हैं, सो हमारी खुद की क्षमताओं को ही हम भूल जाते हैं। सो इस 1 महीने में शायद खुद की क्षमताओं को जानना, ये भी प्रोसेस होती है। अभी ये सब अपने आप नहीं होगा, अनलर्निंग प्रोसेस अपने आप नहीं होगी, और नया कुछ सीखने के लिए वहां पे सिस्टम में जगह तो होनी चाहिए, इसलिए ये अनलर्निंग होना जरूरी है। सो अनलर्निंग प्रोसेस के लिए काउंसलिंग बहुत मायने रखता है, और मैं वहां पे काउंसलिंग का काम करती हूँ और ग्रुप थेरेपीज भी लेती हूँ। ग्रुप थेरेपीज क्या होता है, जहाँ पे हम अलग अलग विषय होते हैं, जैसे गुस्से को समझना, या फिर गुस्से को समझ के उसके साथ डील कैसे करना है, स्ट्रेस को कैसे डील करना है, सकारात्मकता खुद में कैसे लानी है, या रिश्ते कैसे हम अच्छे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल क्या मायने रखता है, वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, झगड़ा कैसे करना है। सो ये अलग अलग बातें हो सकती है, जिन्हें जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन हमें है उसके ऊपर जो मास्क बिठाया होता है ना, उससे उस मास्क को हटाने का काम वहां पे होता है। और ये जो पता इंफॉर्मेशन है उससे सिर्फ वैलिडेट कोई सामने वाला करता है, तो ये जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल हो जाती है। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी इंसान जब व्यसनी होता है ना, तो कुछ तो कारण होता है। हाँ, जब कोई भी दर्द होता है तो वो दर्द शायद इतना सा होता है, लेकिन उस दर्द को कोई जब एक्नॉलेज नहीं करता, उसे समझने की कोशिश नहीं करता, तो उस दर्द पे दूसरा दर्द आके बैठ जाता है। उसे भी जब कोई, हम अभी क्या हो गया, एक दर्द मुझे संभालना है, उसके साथ दूसरा भी करना है, तो उसे भी कोई मुझे मदद नहीं मिली, समझ नहीं मिली, हाँ, कोई सपोर्ट नहीं मिला, और दर्द उसके ऊपर जाके बैठा है। सो इसे भी कॉल इट स्नोबॉलिंग इफेक्ट। सो स्नोबॉल जैसे वो बढ़ जाता है, और इमेजिन करो अभी हमारे पीठ पर ये इतना बड़ा बोझा है, जिसे लेते हुए हम जिंदगी बिताते हैं। जस्ट इमेजिन आवर इंटेलिजेंस कितना पावरफुल होगा कि इतने दुख दर्द के बावजूद भी हम अच्छी तरह से जिंदगी बिताते हैं, राइट? सो इमेजिन करो कोई हमारा दुख दर्द समझे, और उस दुख दर्द समझ के उसे कम करने में हमारी सहायता करे। सहायता माने एडवाइस नहीं, सहायता माने आई जस्ट नीड समवन टू बी विथ मी while I deal with my hurt. So वो someone कोई वैलिडेटिंग अनकंडीशनल पर्सन होना चाहिए। So वो कोई साथ हो, तो वो कोई भी इंसान अपने दर्द को इतना नहीं देखता, वो मैग्नीफाई नहीं करता, एक्चुअल साइज को देख के उसे सुलझाने की कोशिश करना चालू हो जाता है। सो काउंसलिंग में ये काम होता है। सो अपने आप वो सब प्रॉब्लम सुलझते हैं एक ही दिन में? बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, और एटलीस्ट कोई तो मेरा प्रॉब्लम सुनने वाला है, ये शायद शुरुआत हो सकती है। वो ऊन का गोला होता है ना, ऊन का वुलन बॉल होता है ना, वो सपोज उलझा गया, तो एटलीस्ट उसका एंड पॉइंट हमें मिलना चाहिए। वो मिलने के बाद उसे सुलझना हम चालू कर सकते हैं। सो वो एंड पॉइंट ढूंढना, और जब वो सुलझाने की कोशिश पेशेंट करता है, तो उसके साथ किसी का होना बहुत जरूरी होता है, कि अदरवाइज एवरीथिंग इज डन इन आइसोलेशन व्हिच इज वेरी पेनफुल। या सो दैट्स व्हाट वी डू। वाओ, वाओ, बहुत या बहुत ही आसान तरीके या से आपने एक्सप्लेन किया। रियली रियली या ग्रेटफुल। ये तकलीफ में जो लोग हैं उनकी मदद करने का जो आइडिया है, या ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको कहाँ से मिला? ये आपका ड्रीम कहाँ से हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? ओके, दो बातें हैं। हम्म। आई कम फ्रॉम अ फैमिली, ये मेरी जो मम्मी की साइड की जो फैमिली है, वो सब एक तो गांधी फिलॉसफी, गांधी जी की फिलॉसफी को मानने वाले, और मेरी नानी, परनानी, ये सब स्वातंत्र संग्राम में काम किए हुए लोग हैं। दूसरी बात, मेरी नानी जो थी वो ऑर्फन लड़कियों के लिए संस्था चलाती थी। मेरे मामा मामी भी वो काम करते थे, दोनों डॉक्टर्स थे। मामा अभी नहीं है, लेकिन मामी
दे बोथ वर डॉक्टर्स और प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स, और वो लेप्रेसी पेशेंट्स के साथ काम करते थे। सो अभी हम लोग जब छुट्टियों में मामा के घर जाते थे तो 1 महीना वहां पे रहती थी। सो ये सब बच्चों के साथ मिलना जुलना, खेलना, उनका जीवन देखना, ये सब होता था। सो शायद, और मुझे बहुत अट्रैक्शन था क्योंकि मेरी जो नानी थी उनका ऑफिस बहुत बड़ा था और बहुत रिस्पेक्ट था उन्हें, वेरी डिग्निफाइंग वुमन, और उनके ऑफिस का ही बहुत मुझे अट्रैक्शन था। जिस तरह से वो बैठती थी, जैसे लड़कियां उनको आके गले मिलाती थी। हाँ, सो वो देखना बहुत सुंदर था। मेरी माँ भी उतना नहीं, लेकिन बिकॉज हम लोग बम्बई में रहते थे, सो जितना हो सके उतना वो भी सोशल कॉज के लिए अटैच रही, बिकॉज शी वॉज अ होम मेकर। स्टिल शी मैनेज टू स्टे कनेक्टेड विथ the social section, social reason of the she made her goal to stay in that. हाँ, सो वो भी था। और मैं माँ की काय म्हणायचं, आईची शेपूट होते, त्यामुळे ती जिथे जाईल तिकडे जायचं. त्यामुळे त्या सगळ्या गोष्टी खूप जवळून बघितल्या आहेत. दूसरी बात ये थी, अभी जिस संस्था में काम करती हूँ वो संस्था डॉक्टर अनीता अवसट और डॉक्टर अनिल अवसट, इन दोनों ने चालू की हुई संस्था है। डॉक्टर अनिल अवसट एक बहुत बड़े साहित्यिक भी है और जिनका साहित्य मैंने बचपन में बहुत पढ़ा था और आई वाज अ बिग फैन ऑफ हिज राइटिंग। सो कहीं तो वो उन्हें मिलने की भी चाहती। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया काउंसलिंग साइकोलॉजी में, सो हमारी इंटर्नशिप मुक्तांगन संस्था में थी। और जिस दिन डिस्चार्ज होता है पेशेंट्स का, तब बाबा बुलाते हैं डॉक्टर अवसर को वहाँ। सो वो उस दिन वहाँ पे आते थे, तो हमारे इंटर्नशिप के दौरान एक दिन उन्हें उनके साथ मिलना हुआ। सो आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट इट, इट वाज लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। जैसे लोगों का होता है ना, मैं इस एक्टर से मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा, सो वो वाली बात। सो बहुत अच्छा लगा। आई वाज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द वे द वर्क वाज कैरिड आउट। दूसरी बात ये थी, हमारे मुक्तांगन में निशिगंध करके एक सेक्शन है जो कि व्यसनी महिलाओं का सेक्शन है। सो उस सेक्शन की हेड थी आत्या, हम आत्या बुलाते हैं, श्रीमती प्रफुल्ला मोहिते। सो आत्या का हमारे साथ एक लेक्चर हुआ था एंड आई वाज हाईली फैसिनेटेड बाय दिस वुमन, सच अ डिग्निफाइंग लेडी। और जिस तरह से उन्होंने अपनी खुद की जिंदगी में खुद को पावरफुली खड़ा कर दिया था और ये काम अभी वो कर रही है। सो दैट वाज अमेजिंग। सो लिटरली इंटर्नशिप खत्म होने के बाद मैं और मेरी 2 सहेलियां, हम मुक्ता पुंतांबेकर जो कि डायरेक्टर है, उन्हें स्ट्रेट अवे जाके मिले। हाँ, हमारे एग्जाम्स खत्म होने के बाद, और हम लोगों ने उन्हें कहा कि हम लोग यहाँ पे काम करना चाहते हैं। एंड इट वाज वेरी नाइस ऑफ हर। शी सेड यस, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। वाओ। सो दैट्स हाउ वी जस्ट स्टार्टेड। सो इट वाज नाइस। इट वाज लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। सॉरी, ये आपने उधर का तो बता दिया कि उधर से कैसे हाँ आया, लेकिन आपके घर पे हाउ वाज इट एट योर होम जब आपने डिसाइड किया होगा कि मेरे को इसमें डिप्लोमा करना है, मेरे को इन लोगों के साथ में काम करना है, तो आई नो आपकी माताजी, आपके पेरेंट्स ने कोई तकलीफ नहीं करी होगी, उनको तो अच्छा लगा होगा, आप उनके पैरों पे कदमों निशान पे, लेकिन आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, उनका क्या ओपिनियन था? आई थिंक द प्रोफेशनली जो भी मैंने किया है वो शादी के बाद किया है। आई यूज्ड टू थिंक दैट आई एम अ बॉर्न होम मेकर। मेरा ड्रीम ही यही था जो बचपन में कि मुझे घर बसाना है, मुझे मेरे बच्चे होंगे, मैं घर घर कैसे खेलते, वो बहुत खेलती थी, तो वही सपना था। एंड आई वाज रेज्ड आल्सो विद दैट माइंडसेट। मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि ये बहुत घरेलू किस्म की लड़की है। सो टिपिकल ग्रेजुएशन किया, डबल ग्रेजुएशन किया, सब किया। सो उसके बाद शादी के बाद अभी मेरे हस्बैंड जो है
उनकी मम्मी शी इज अ डॉक्टर और वो सेल्फ रिलायंट है बहुत. सो माय हस्बैंड यूज्ड टू बी he used to be like, you need to be financially independent, you need to be doing something. ओके, so फिर बच्चे बच्चे होने के बाद फिर पहले मैं फैशन डिजाइनिंग करती थी, सो उसका कोर्स किया, फिर वो ऑर्डर्स लेती थी, खुद सिलाती थी. अभी पूना में जब शिफ्ट हो गई तब बच्चे एकदम छोटे थे, सो फ्रस्ट्रेट होने लगी थी बेसिकली. मेरा छोटा वाला आई थिंक 6-7 महीने का था. सो मेरी एक सहेली जो कि प्ले थेरेपिस्ट है, वो अमेरिका से यहाँ पे माइग्रेट हुई थी. सो वो एक प्रोजेक्ट चालू कर रही थी एक पूना के अस्पताल में और पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में. तो उसने मुझे कहा कि हफ्ते में एक बार आओगी वॉलंटियरिंग के लिए. तो आई सेड या फाइन. सो आई स्टार्टेड गोइंग देयर. सो उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम भी था. सो प्ले थेरेपी के वर्कशॉप्स किए उनके साथ. प्ले थेरेपी इज प्ले वे काउंसलिंग फॉर चिल्ड्रन. सो फिर 3 साल उस अस्पताल में उस एनजीओ के साथ मैंने प्ले थेरेपी का काम किया. हाँ, सो अभी वहां पे क्या होता था कि वहां पे छोटे छोटे बच्चे होते थे कैंसर हुए. सो दैट यूज्ड टू बी वेरी पेनफुल फॉर मी. हाँ, सो मेरे पेरेंट्स तो बहुत परेशान थे तब. जो आप बोले ना कि पेरेंट का तो होगा सपोर्ट, एक्चुअली माय पेरेंट्स यूज्ड टू से प्लीज स्टॉप वर्किंग हियर, एंड माय हस्बैंड वाज लाइक नो, इफ यू लाइक इट जस्ट कंटिन्यू. क्योंकि my parents were very worried about me getting emotionally drained. So after that 3 साल वहां पे काम करने के बाद मुझे लगा कुछ कोर्स करना चाहिए. सो फर्ग्यूसन में तब एक काउंसलिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था काउंसलिंग साइकोलॉजी में. सो वो मैंने चालू किया. तब मेरा बेटा शायद 2.5-3 साल का था, छोटा वाला. सो दैट टाइम माय हस्बैंड ही इज ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव. वो एक्सटेंसिव कोर्स था, कॉलेज था, सबमिशंस थे, एग्जाम्स थे, सब था. और कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे काम करना है. सो ही वाज ओके, एब्सोल्युटली फाइन. इन ऑल दीज 10 years ही इज बीन वेरी सपोर्टिव. क्योंकि क्या होता है जब ऐसे संस्था में काम करना चालू कर देते हैं ना, तो व्यसन के लिए एक प्रकार की घृणा तैयार हो जाती है मन में. हाँ, और अल्कोहल इज part of everyone's life, right? So it's so socially acceptable कि मेरे लिए वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था. हाँ, कि मैं यहाँ पे पार्टी में जा रही हूँ, मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन वहां पे जाके काम करना है इस एरिया में. सो ये जो कंफ्यूजन है. दूसरी बात ये होती थी हमारे रिश्ते में कोई हो सकता है अल्कोहलिक, या फिर रिश्ते में अल्कोहल डिपेंडेंट कोई हो सकता है, या फिर जनरल पार्टीज हो सकती है. और ये स्ट्रेट अवे वैसे कनेक्ट होता था. यहाँ पे काम करो, और काम करते समय बहुत सारे ट्रिगर्स होते थे. दैट यूज्ड टू बी वेरी कंफ्यूजिंग. सो इन सब बातों में आई थिंक माय हस्बैंड हैज बीन वेरी सपोर्टिव. I used to tell him everything. जो भी केसेस है उनके बारे में बोलती थी, of course anonymity रखते हुए. सो माथे पे जो भार होता था वो कम होता था. और दूसरी बात ये थी कि एक काउंसलिंग थियोरी है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और उस ग्रुप का हिस्सा भी हूँ. बेसिकली ये थियोरी की सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये थियोरी क्या सिखाती है, तो खुद के लिए काउंसलर्स तैयार करना सिखाती है. सो आई हैव मेनी को काउंसलर्स. सो आई डू टेक रेगुलर काउंसलिंग सेशंस फॉर माई सेल्फ, सो दैट मेरे लिए वो सब मेरे दिमाग में जो भी डिस्ट्रेसेस मैं लेती हूँ लोगों के पास से, उनके डिस्ट्रेसेस, दुख दर्द जो दिन भर में आते हैं, वो मुझे भी तो वेंट करने चाहिए. वो सबसे अहम बात है जो कि मेरी ये काउंसलिंग प्रोसेस में हो जाता है. दूसरी बात, मेरे माय हस्बैंड वुड मेक इट अ पॉइंट, साल में 1 या 2 बार he will certainly visit मुक्तांगन. He used to make it a point, और बच्चों को भी साथ लेके आते थे. I have never compelled anyone कि वहां पे आओ, देखो. इनफैक्ट ऐसे होता था कि पहली बार जब मेरे हस्बैंड सडनली सरप्राइज, आई थिंक हमारी
एनिवर्सरी थी, सो सरप्राइज एकदम नीचे आ गया और मुझे किसी ने कहा कि आपके हस्बैंड आए हैं नीचे, एंड आई वाज लाइक क्यों आए? और मैं जब नीचे गई, वो मेल सेक्शन अलग है, वहां पे बैठे थे, एंड आई वाज सो डिस्टर्ब, क्योंकि वो शायद पेशेंट्स को लगे कि ये भी एडिक्ट होंगे। सो ये जो विचार होता है ना कि इसलिए वो फैमिली को दूर रखना, ऐसे मेरे मन में था, लेकिन ही इज वेरी ओपन अबाउट इट। एंड बहुत बार आते हैं, मेरे जो भी कलीग्स हैं उनके साथ बातचीत होती है। सो आई थिंक मेरे काम की वजह से कोई भी डिस्ट्रेस कभी भी फैमिली से नहीं मिला है। कभी कभार मेरे डर के कारण बच्चों के ऊपर चिल्लाना हो जाता है। अभी एडोलेसेंट चिल्ड्रन है, अभी उस एज में है जहाँ पे मन में डर होता है, तो वो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तुम वहां पे डरती हो तो वो डर मत घर लाना, मेरे ऊपर सस्पिशियसली मुझे मत देखना। सो ये जो होता है, यस, इवन आई एम लर्निंग टू नॉट टू डू दैट, लेकिन ये प्रोसेस है। क्या फिर ऐसे भी होता है कभी कभार, मैं भी पेरेंट हूँ, सो वहां पे जब कोई पेशेंट माँ को स्पेशली गालियां देने लगता है, और हम लोग गालियां जब बोलते हैं तो मूर्ख, गधा, ये गालियां नहीं, गालियां देने लगता है, तो इट्स ओवरवेलमिंग। सो कभी कभार जब शाम को घर आती हूँ तो ये थकान बहुत ज्यादा होती है। सो वो थकान घर वालों ने समझना जरूरी होता है, जो समझ मेरे घर में है। वाओ, वेरी नाइस। तो यहाँ पे शायद हम सही मोड़ पे है, जहाँ पे आप हमें हमारे जो श्रोताएं हैं, ज्यादातर लेडीज हैं, होम मेकर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके भी बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। कई बारी हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ फियर होता है, कोई डर होता है, जिसके वजह से वो पहला स्टेप नहीं ले पाते हैं, जिसके वजह से वो कुछ कर नहीं पाते अपनी ड्रीम की तरह। तो आप उनको क्या मैसेज देंगे और बाद में उनके फैमिलीज को क्या मैसेज देंगे? I think females na, of course male also have typical patterns which we carry for I think from generations. So it's in the same way for females. Me being a female, I'll talk about females. सदियों से वही patterns हैं, right? कि we prefer not to be in charge. How much ever I earn, how much ever कोई भी काम बहुत अच्छा करूं मैं, या फिर किसी पोजीशन पे काम करूं, लेकिन जब घर पे आती हूँ तो एक स्टेप नीचे उतरती हूँ मैं। कितना भी हम सब सो कॉल्ड एम्पावर्ड वुमेन, कितना भी हम डिनाई करें, हाँ, सो क्योंकि वो पेट्रियार्की सिस्टम है, हाँ, सो कोई गलत या सही में नहीं जाएंगे अभी, लेकिन इस सिस्टम के कारण मेल फीमेल्स दोनों ने वैसे ही सीखा है ना। सबसे अहम बात ये है, एक तो ये खुद को बताना कि मेरे भी ड्रीम्स है। It's not just women, even men need to tell themselves that. It's not only about earning money, making career and standing for your family. It's also about your own passion, your own dream, what you want to do in your life. Automatically पैसा आता है। So आपकी चाह क्या है, क्या करना चाहते हैं, and it's important to work towards that. वो वैसे ही रख के कुछ पूरा नहीं होने वाला। और दूसरी बात, मुझे बहुत सारी फीमेल्स, मेरे खुद के बारे में भी, क्योंकि आई थिंक 30 साल तक मैं भी वैसी ही थॉट थिंकिंग प्रोसेस में रही हूँ कि जो भी मेरे ड्रीम्स होंगे वो ड्रीम्स घर के या घर के विषय के बारे में ही होंगे। इसके इर्द गिर्द जो भी होगा वो होगा, इसके सिवाय कुछ नहीं होगा। सो उसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी होता है। सो सबसे छोटी सी बात क्या हो सकती है कि आज के ड्रीम्स को मत देखो, बचपन के ड्रीम्स क्या थे ना, उनको जानने की कोशिश करो। बचपन के ड्रीम्स जो है उन्हें लिखो, किसी को बताओ। एक तो कोई अच्छा अनकंडीशनल लिसनर खुद के लिए तैयार करो, जिनके साथ हम हमारी बातें बांट सके, खुल के बोल सके। बहुत सी बातें हम सिस्टम में रख देते हैं
तो वो वैसे ही पड़ी रहती है, उनके ऊपर गंज चढ़ जाता है ना। तो जो भी धूल है उसे साफ करेंगे और किसी को तो बताएंगे जो भी मैं करना चाहती हूँ। छोटी छोटी बातें हो सकती है। हाँ, दूसरी बात ये है कि जो भी करना चाहते हो उसकी शुरुआत करना जरूरी है। खुद के लिए कॉन्फिडेंटली खड़ा रहना जरूरी है। कॉन्फिडेंस सिर्फ पैसा कमाने से नहीं आता है। मेरे लिए इन 15 साल में इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही हूँ ना, माने साइकोलॉजी रिलेटेड जो भी है, 15 साल में पहले ऐसे लगता था कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है, मेरे हस्बैंड कमा रहे हैं, मेरा कुछ और दूसरा इतना काम मेरा वैल्यूएबल ही नहीं है। सो ये खुद की वैल्यू भी बहुत कम लगते हैं हम लोग, है ना। सो अभी 15 साल के बाद अब भी लग रहा है कि इट्स ओके टू अर्न मनी, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, या। सो हाउएवर दैट डज नॉट मीन कि इनके जितने मैं पैसे नहीं कमा रही हूँ तो बाप रे मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं है काम। एब्सोल्युटली। या सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राधा इस कंफ्यूजन में बहुत साल से मैं गुजरी हूँ कि just because I am not earning as much as somebody else is earning, so that मेरी थकान भी कम है, पैसे के हिसाब से थकान है वैसे नहीं होता, या फिर satisfaction is equivalent to that monetary value. So ये समझ में नहीं आता। So satisfaction भी होना जरूरी होता है, लेकिन उस पे सेटल नहीं होंगे, वो लेवल बढ़ानी चाहिए। Very nice. Yeah, that's And, what, yeah, that's what I think. and what is the message to the families? ड्रीम्स के बारे में Whatever. I think everyone in the family needs to see dreams and everyone does that. हाँ, लेकिन हमारी फैमिली सिस्टम ऐसी होती है कि एक दूसरे के लिए जीना है। सो मेरा ड्रीम मैं कर नहीं पाऊंगी क्योंकि इनके लिए जीना है। सो वो इंसान भी वही सोचता है। सो फैमिली यूनिट जब होता है तो ये जरूरी है, 4 लोगों का यूनिट है तो 4 इंडिविजुअल्स है, और फिर ये 5वां जो इंडिविजुअल हम लोग कहते हैं वो चारों को मिला के होता है। सो सिर्फ ये हैसियत से नहीं जी सकते, फैमिली में रहते हुए इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इवन छोटे बच्चे की भी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। या सो फैमिली के लिए खुद का ड्रीम आप फोकस करो, ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू रिस्पेक्ट योर पार्टनर्स ड्रीम, योर किड्स ड्रीम। It's see, for kids it's very easy and they are very smart. They can do this wonderfully. बिल्कुल। They can understand your dream. They can encourage you to fulfill your dream. So जब मैं काम नहीं करती थी और बच्चों में ही पूरी डूबी हुई थी, तो I used to get irritated क्योंकि my husband that time he was in IT and then he used to play cricket as well. सो काम भी और ये भी, और बहुत पैशन था उन्हें, है भी क्रिकेट के लिए। सो आई यूज्ड टू गेट इरिटेटेड कि अभी कुछ नहीं, तुम घर पे बैठे और बच्चे संभालो। तो वो बोलते थे मैं बच्चे संभालती हूँ, कुछ भी मैं करूंगा, तुम जाओ पहले बाहर। वेरी नाइस। सो वो नहीं होता क्योंकि बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ मदर, उस रोल में अटक जाते हैं। सो उस रोल से बाहर निकलते हुए खुद के बारे में मैं सोचूंगी तो ऑटोमेटिकली मेरे फैमिली के हर हिस्से का कुछ ड्रीम होता है, ये समझ पाऊंगी। वाह। सो अभी की फैमिलीज उतनी ओपन माइंडेड है, बन सकती है, वर्चुअली है तो इन रियलिटी भी हो सकती है। वी जस्ट नीड टू ट्राई। बिल्कुल। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अगर यहाँ से आगे जाने का आपका क्या ड्रीम होगा या विजन होगा? आप where do you want to see yourself? Specifically, I want to work in the sector of female addiction. एक तो ये बहुत बुरा लगता है जब there is tremendous addiction even in female sector. छोटी छोटी बच्चियां है, बड़ी औरतें है, बूढ़ी है। मेल्स एडिक्ट्स को जितना सपोर्ट होता है रिकवरी के प्रोसेस में,
उतना सपोर्ट शायद फीमेल्स को नहीं होता. So there is tremendous work to do in this particular sector. और somehow for female addiction बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स भी नहीं है. करेक्ट. मैं बहुत प्राउडली कह सकती हूँ हमारा निशिगन बहुत ही सुंदर है और होमली है, छोटा है लेकिन होमली है और बहुत प्यार से हम लड़कियों की देखभाल करते हैं, उनके साथ रहते हैं. सो इट्स इम्पोर्टेंट कि सोसाइटी में ये इस चीज के बारे में अवेयरनेस तैयार करें कि देयर इज अ फीमेल एडिक्शन एंड वी नीड टू बी अवेयर ऑफ इट. ये सिर्फ नहीं कह सकते कि लड़कियां आजकल की लड़कियां स्मोक कर रही है और वीड ले रही है और कैसे कपड़े पहनती है. ओके फाइन, वो हो रहा है ना, लेकिन उसको रिवर्स करने के लिए या फिर उसको रिपेयर करने के लिए, एडिक्शन कम करने के लिए ये जो एसोसिएशन हुआ है ना, टू बी स्मार्ट, टू बी इंडिपेंडेंट इज टू डू मेक यूज ऑफ सब्सटेंस. सो वो सब कम होना बहुत जरूरी है. और दूसरी बात यह है, ऐसे लगती है कि आई वुड लव टू वर्क विद चिल्ड्रन एंड ये जो अवेयरनेस है अबाउट रिस्पेक्टिंग आवर ओन ह्यूमन एस्पेक्ट, उसे हम बहुत छोटी उम्र में खो देते हैं. राइट. सो ये जो चाइल्ड होता है, इनर चाइल्ड होता है, उसे बचपन से मिस इन्फॉर्मेशन देने से बचाना चाहिए. सो अनलर्निंग करने की नौबती ना आए. वाओ. सो ऐसी कोई गलत बातें बच्चों को सिखाओ नहीं. जैसे पीटी हमारे एजुकेशन सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, वैसे ही ये साइकोलॉजिकल वेलबींग जो होता है वो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा होना जरूरी है. Even the learning process will be so interesting and it can be so enjoyable. Of course. Yeah. Very nice. Very nice. हम लोगों ने बहुत कुछ आपके बारे में जाना, आपके ड्रीम्स के बारे में जाना. क्या मैंने कुछ चीज मिस आउट करी है जो आप ऐड करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं? कोई मैसेज हो या कोई एक छोटी सी बात मैं भूल गई बताने में. आपने नहीं मिस आउट किया है, मैं ही भूल गई. जब आप फैमिली के बारे में बोल रहे थे ना, हम जब छोटे थे तब फैमिली डॉक्टर करके एक कॉन्सेप्ट था, बराबर. सो अभी अनफॉर्चुनेटली वो कॉन्सेप्ट नहीं है. सो फैमिली डॉक्टर को हर एक इंसान के बारे में सब बातें पता होती थी. अभी वो है ही नहीं. समवेयर आप मेरे ड्रीम के बारे में जब पूछ रहे थे, सो ये भी बात मैं बताना चाहती हूँ की ये फॅमिली म्हणजे मन मोकळं करायला एक जागा ठिकाण असायला पाहिजे आणि पूर्ण फॅमिलीसाठी ते असायला पाहिजे. वेरी ट्रू. हाँ. सो ऐसे कुछ जगह तैयार करना चाहती हूँ जहाँ पे लोग अपने मन की बात खुल के बताने के लिए आए. हाँ. और इसके बारे में भी अवेयरनेस करना चाहती हूँ. वाओ. सो या ती एक गोष्ट करायला आवडणार आहे. So nice. So nice. So nice. Yeah. So nice. Thank you so much for sharing all your dreams and best of luck. We are waiting to see your family welfare counseling, whatever you want to call it. Nice. Yeah. Where people will come and learn and share their problems and get out with joy and happiness. It's really, really wonderful. It takes a lot of effort to make others happy, and we have very few people who are really working on the grassroots levels to make everyone happy. So हमें आप पे बहुत गर्व है और हमें लगता है कि आपको सुनने के बाद में और कोई लोग आगे आएंगे, बढ़ेंगे और शायद इस एरिया में बढ़ेंगे. शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. बहुत अच्छा लगा. और या पूरे मन से धन्यवाद कहना चाहती हूँ. वाओ. थैंक यू. थैंक यू.